जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी में अपनी सेकंड बुक चल रही है और उसका भी तीसरा चैप्टर जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। पिछली वीडियो क्लास के अंदर हमने भू राजस्व विभाग द्वारा जो भू उपयोग का वर्गीकरण दिया गया था उसकी एक एक चीज को अच्छे से जान लिया और साथ में ही भू उपयोग के परिवर्तन से जुड़ी हुई जितनी भी बातें थी उनको अच्छे से समझ लिया है। और आज हम उसी टॉपिक से आगे के टॉपिक से अपनी बात है वो स्टार्ट करेंगे और 5-6 महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आज उनको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी को समझना ज़्यादा जरूरी है। समझ में आने के बाद में तो अपने आप ही सारा काम बहुत ही आसान है, वो हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्रश्न के साथ कि भूमि के स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो वो 2 वर्गों के अंदर इसे बांटा गया है। एक है निजी भू संपत्ति और दूसरा है साझा भू संपत्ति। अब बात करें सबसे पहले निजी भू संपत्ति की, यानी इस पहले वर्ग की। भी इसका क्या मतलब है? नाम से स्पष्ट है, निजी भू संपत्ति यानी किसी व्यक्ति की निजी प्रॉपर्टी है। अकेले की हो सकती है या कुछ 2-4 लोगों ने मिलकर जो प्रॉपर्टी ले ली है, जो जमीन ले ली है, वो निजी भू संपत्ति कहलाती है। तो भूमि पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व यानी मालिकाना हक या फिर कुछ व्यक्तियों के समूह का निजी स्वामित्व होता है, उसे निजी भू संपत्ति कहा जाता है। और आपको पता है जब किसी की प्राइवेट जमीन होती है तो उसके अंदर वो चाहे तो किसी को अंदर घुसने दे और चाहे तो न घुसने दे। और दूसरा जो ग्रुप है वो है साझा भू संपत्ति। साझा नाम से स्पष्ट हो रहा है, साझी है यानी सबकी है। तो इस प्रकार की भूमि पर राज्य सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार का अधिकार होता है। और ये जो भूमि है ये सामुदायिक उपयोग के लिए उपलब्ध होती है, यानी पूरे समाज का इसके ऊपर अधिकार होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो इसके ऊपर जो कंट्रोलिंग रखती है वो रखती है वहां की ग्राम पंचायत, यानी ये सरकारी जमीन है जिसका इस्तेमाल सभी अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। तो ये तो हो गया भू संपत्ति के मालिकाना हक के आधार पर 2 ग्रुप बन जाते हैं। अब कई बार एग्जाम में क्या होता है, सिर्फ ये इतना ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 नंबर या 2 नंबर वाले प्रश्नों के अंदर। तो अब हम इसको समझ लेते हैं भी साझा संपत्ति संसाधन, जिसे सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है, इसके ऊपर टिप्पणी लिखिए। तो इसको आप बस समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा भी। इस प्रकार की भूमि पर राज्य सरकार का स्वामित्व होता है और यह भूमि सामुदायिक उपयोग के लिए होती है, यानी समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए यह उपलब्ध रहती है। और इस साझा संपत्ति संसाधन की अगर हम बात करें तो यहां पर पशुओं के लिए चारा आपको मिल सकता है, घरेलू उपयोग के लिए ईंधन है, उसके लिए जो लकड़ी है वो आप यहां से प्राप्त कर सकते हो, या अगर घने जंगल अगर वहां पर है तो वहां से आप फल है, रेशे हैं, गिरी या औषधीय जो पादप होते हैं इनको आप प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि सबकी है भाई। और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर जो भूमिहीन छोटे किसान हैं या जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके जीवन यापन में इस भूमि का बहुत ही विशेष महत्व होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस इसका होता है। सीधी सी बात है, गांवों के अंदर जिन लोगों के पास जमीन नहीं होती वो भी तो जीवन यापन के लिए पशु रखते हैं और पशुओं को पेट भरने के लिए चारे की जरूरत पड़ती है। अब निजी जमीन जिसकी है वो तो अपने खेत में आने नहीं देता। तो ऐसे जो भूमिहीन जो किसान हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो पशु रखते हैं, वो अपने पशुओं के लिए चारा किस भूमि से ला सकते हैं? इस साझा संपत्ति वाली जो भूमि है वहां से पशुओं के लिए वो चारा ला सकते हैं। इसी प्रकार से अगर महिलाओं की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महिलाओं के लिए भी ये जो भूमि है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की जिम्मेदारी होती है, अक्सर जो देखने को आता है भी पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था वही करती है
और साथ में जलाने के लिए जो लकड़ी है उनको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी भी महिलाओं की होती है। तो वो भी ऐसी स्थिति में कहां से पशुओं के लिए चारा और लकड़ी लेके आ सकती है? इन साझा संपत्ति संसाधनों से प्राप्त कर सकती है। इन साझा संपत्ति संसाधनों को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन है वो भी कहा जाता है, जहां पर सभी सदस्यों को इसके उपयोग का अधिकार होता है। इसलिए जैसे उदाहरण ले भी सामुदायिक वन हो गए, चारागाह भूमि होगी, ग्रामीण अगर जलीय क्षेत्र है उसके आसपास जो घास वगैरह है उसका सदुपयोग है वो लोग कर सकते हैं। तो साझा संपत्ति संसाधन के अंदर इतनी बात आपने समझ ली है। अब एग्जाम में कितने नंबर का प्रश्न आ जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको ये बातें वहां लिखनी होती है। सबसे पहले इसकी परिभाषा है वो आपको जरूर लिखनी चाहिए भी राज्य सरकार का इसके ऊपर अधिकार होता है और ये भूमि सभी के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध है वो रहती है। तो क्लियर हो गया जी ये बात। चलिए साहब अब बात करते हैं, एक और छोटा सा प्रश्न लेते हैं और प्रश्न इस प्रकार से बनता है, भारत में कृषि भू उपयोग को समझाइए। या फिर यह बात ऐसे पूछी जा सकती है भी भू संसाधनों का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो दो तीन बातें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं भी जो जमीन है उसका बेनिफिट क्या है। भू संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए अधिक है जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर करती है, जो अपना जीवन यापन किस पर चलाते हैं भाई, एग्रीकल्चर के ऊपर चलाते हैं। और कृषि उत्पादन के अंदर भूमि का योगदान है वो अधिक होता है। दूसरी बात, भूमि की गुणवत्ता यानी उसका जो उपजाऊपन है वो कृषि उत्पादकता को प्रभावित करता है। जितनी ज्यादा उपजाऊ जमीन होगी वहां पर फसलों का जो उत्पादन है वो भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तीसरी बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का आर्थिक मूल्य के साथ साथ सामाजिक मूल्य भी है। अगर गांव के अंदर किसी व्यक्ति के पास ज्यादा जमीन है तो वो उसके लिए एक स्टेटस सिंबल है, लोग उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। और अगर जिस किसी व्यक्ति के पास जमीन है और घर के अंदर कोई विकट परिस्थिति आ गई है, कोई बीमार इतना ज्यादा हो गया है भी ज्यादा खर्चे की आवश्यकता होती है, तो ऐसी परिस्थिति में कहा जाता है ना जमीन माँ है, तो वो हमेशा अपने बच्चों की सुरक्षा करती है और वो माँ ये कह देगी बेटा मेरा इतना हिस्सा एक बार इसको तू बेच ले और अपने परिवार का जो भरण पोषण कर ले या जो इलाज किसी का करवाना है तो वो करवा सकता है। तो किसी आपदा या विपत्ति के अंदर कृषि भूमि को बेचकर वो आर्थिक सुरक्षा है वो भी प्राप्त कर सकता है। तो हमें अच्छे से पता है भी जमीन के बहुत ही लाभ है वो देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के जवाब है वो हम दे सकते हैं। चलिए जी अब एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न लेते हैं कि भारत के अंदर भूमि बचत प्रौद्योगिकी से कृषि भूमि में वृद्धि किस प्रकार की जा सकती है। बहुत प्यारा प्रश्न है, ये थोड़ा बहुत घुमा फिराकर भी पूछा जा सकता है, बस आपको प्रश्न की जो लैंग्वेज है उसको पकड़ना है। भी भूमि बचत टेक्नोलॉजी से हम कृषि भूमि के अंदर वृद्धि कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है भारत में जो निवल बोया गया जो क्षेत्र है, नेट शुद्ध जो बोया गया क्षेत्र है उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन की संभावना नहीं है, क्योंकि वो लगभग इलाका सीमित सा होता जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था के आकार में, अर्थव्यवस्था की संरचना में चेंज आता जा रहा है, तो जो कृषि योग्य जो व्यर्थ भूमि है वहां पर आपको पता है सड़कें, परिवहन की जो सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, लोग मकान है वो बना रहे हैं। तो इस वजह से निवल बोए गए क्षेत्र के अंदर बढ़ोतरी की संभावना इंडिया के अंदर बहुत ही कम है। तो इसलिए हमें भूमि बचत प्रौद्योगिकी को विकसित करना बहुत ही जरूरी है और ये काम हम दो तरीके से कर सकते हैं। भूमि बचत प्रौद्योगिकी है वो दो भागों में बांटी जा सकती है। एक तरीका तो क्या हो सकता है भी प्रति इकाई भूमि में, वो आपकी 1 बीघा हो सकती है, 1 एकड़ कह लीजिए, 1 हेक्टेयर कह लीजिए। 1 एकड़ में लगभग राजस्थान के हिसाब से बात करूं तो 1 बीघा के बराबर है। 1 हेक्टेयर की बात करें तो मोटा मोटा 4 बीघा की बात हम
करते हैं। तो प्रति इकाई भूमि के अंदर फसल का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए, और फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम उन्नत बीज का, बढ़िया क्वालिटी के जो सीड हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। सिंचाई सुविधा का विस्तार करना होगा। पेस्टिसाइड और जो इंसेक्टिसाइड हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, उनका इस्तेमाल करना होगा ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाए। और मशीनों का भी, हम एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो मशीनें हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी जमीन भले ही खेती के लिए कम उपलब्ध है, लेकिन इनकी सहायता से क्या हो सकता है, फसल का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो एक तो ये टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कृषि भूमि के अंदर, यानी कृषि प्रोडक्शन के अंदर ग्रोथ करने के लिए। और एक तरीका और यूज किया जा सकता है, और वो है कृषि गहनता। तो भारत में क्या है, भूमि की कमी है लेकिन श्रम की अधिकता है। काम करने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे क्योंकि पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास हो गई है। तो भूमि की कमी है लेकिन श्रम की अधिकता है। तो ऐसे में फसल गहनता को, कृषि गहनता को अपनाकर भी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यह भी अपने आप में एक छोटा प्रश्न निकल के आ सकता है, भी भारत में फसल गहनता से उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो है, और क्यों बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर भूमि की कमी है और श्रम की अधिकता है। इस वजह से फसल गहनता को अपनाया जा सकता है इंडिया में। अब बात यह आ जाती है, भी सर ये फसल गहनता या कृषि गहनता ये क्या है। इसका मतलब है एक कृषि वर्ष में 2 या 3 फसलें लेना। 2 या 3 फसलें अगर आप लेते हो तो उसे गहन कृषि कहा जाता है। तो गहन कृषि अपनानी होगी। जमीन का टुकड़ा वही है, उसके अंदर हम साल में 1 फसल लेने की बजाय 2 या 3 फसल है वो अगर लेते हैं तो उसे गहन कृषि कहा जाता है। तो इसका मतलब हमें कृषि गहनता को अपना लेना चाहिए। और क्योंकि श्रम की अधिकता है, मजदूर आपको खेत में काम करने के लिए मिल जाएंगे, और मजदूरों को क्या फायदा मिल जाएगा, अगर आपके साल में 2 फसलें होती है तो उन फसलों में काम करने के लिए जब मजदूर रखोगे तो उन लोगों को साल भर रोजगार मिल जाएगा। वरना मोस्टली इंडिया में एक फसल ज्यादा बोई जाती है, तो इसका मतलब 4, 5, 6 महीने तो एक मजदूर को जो खेतों में काम करता है रोजगार मिल जाता है, बाकी बेचारा क्या करे, कैसे घर है वो अपना चलाए। तो इससे रोजगार की संभावना भी लोगों के अंदर बढ़ जाती है। तो दूसरा तरीका यह है भी कृषि प्रोडक्शन को बढ़ाने का, भी हमें फसल गहनता को अपना लेना चाहिए ताकि उत्पादन बढ़ जाए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या है वो भी कम हो जाती है। अब एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट हैं वो कृषि गहनता को एक गणितीय सूत्र से निकाल लेते हैं। कृषि गहनता का सूत्र भी आपको ध्यान में रखना है। ऊपर लिखना है सकल बोया गया क्षेत्र, और बटा में लगाना है निवल बोया गया क्षेत्र जो कि भारत में लगभग सीमित है, और गुणा में लगाना है यहां पर 100। इस फॉर्मूले की सहायता से कृषि गहनता या फसल गहनता को निकाला जाता है। इस सीधी सी बात यह है, इसका मतलब भी एक ही खेत में एक वर्ष में उगाई जाने वाले फसलों की संख्या का पता चल जाता है। एक ही खेत में एक साल के अंदर कितनी फसलें उगाता है किसान, वो इस कृषि गहनता से पता चल जाती है। देखिए, अगर किसी क्षेत्र की कृषि गहनता आपको 100 प्राप्त होती है तो इसका मतलब यही है वहां साल के अंदर एक ही फसल ली जाती है। अगर कहीं का कृषि गहनता है आपको 200 प्राप्त होती है तो इसका मतलब वहां पर साल के अंदर 2 फसलें ली जाती हैं। 300 प्राप्त हुआ तो इसका मतलब वहां साल में 3 फसलें ली जाती है। 100 200 क्यों आया, क्योंकि यहां पर गुणा में हमने क्या लगाया है, 100 लगा रखा है, क्योंकि ये एरिया तो लगभग सीमित है, निवल बोया गया क्षेत्र, और ऊपर सकल बोया गया क्षेत्र बढ़ रहा है। यानी पहले आपने साल में एक ही फसल ली, और टोटल हम मान लें भी निवल बोया गया क्षेत्र भी एक मान ले, गुणा में 100 लगाओगे तो उत्तर क्या आ गया, 100। इसका मतलब फसल एक ही ली।
जब ऊपर का आंकड़ा सकल बोया गया क्षेत्र यानी उस खेत में आपने डबल फसल ली तो प्रोडक्शन बढ़ गया, तो ऊपर वाला 2 हो गया, और जमीन वही है तो 1 मान लिया, गुणा 100 लगाया तो उत्तर क्या आ गया आपका 200 आ गया। तो इससे क्या पता चलता है भी साल के अंदर 2 फसलें हैं वो किसान लेता है। तो इस प्रकार कृषि गहनता का फॉर्मूला भी ध्यान रखिए, सकल बोया गया क्षेत्र बटा में निवल बोया गया क्षेत्र गुणा में 100। तो इस प्रकार से 2 तरीके से हम प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकते हैं, और इसे कहा जाता है भूमि बचत प्रौद्योगिकी है वो कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रहता है जो कि समझ पर आधारित है। चलिए जी, अब एक सिंपल सा छोटी क्लास से आप जानते हो, और विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो तो अच्छे से इसको जानते हैं, और अक्सर बोर्ड परीक्षा में कई बार एबेस वाले में ऑब्जेक्टिव के अंदर या 1 लाइनर जो क्वेश्चन आते हैं उनमें एक सिंपल सा क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपको पता है उत्तरी भारत की अगर बात करें तो उत्तरी भारत में 3 प्रकार की जो ऋतुएं हैं वो मिलती है, जिसमें एक है खरीफ की ऋतु, या यूं कह दें उस टाइम जो फसलें बोई जाती है भी खरीफ की फसलें बोई जाती है। दूसरी जो एग्रीकल्चर का जो सीजन है उसे रबी कहा जाता है, और तीसरा है वो जायद। मोस्टली खरीफ और रबी का सीजन तो चलता ही है, कई जगह जायद का जो सीजन है वो भी चलता है। तो कृषि ऋतु 3 हो गई, खरीफ, रबी और जायद की बात। अब खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बारिश होने वाली है, यानी वर्षा ऋतु जब स्टार्ट होती है उससे पहले, यानी लगभग जून जुलाई के अंदर खरीफ की फसल है वो बो ली जाती है, और सर्दी शुरू होने से पहले ये पककर तैयार हो जाती है, यानी लगभग सितंबर के आसपास है वो इस फसल को काट लिया जाता है। तो खरीफ ऋतु या खरीफ फसलों का टाइम पीरियड क्या हो गया फिर? जून से लेकर सितंबर तक, यानी इस टाइम खेतों के अंदर जो फसलें बोई हुई है वो किस ऋतु की है? खरीफ ऋतु की है। और इस टाइम क्या है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो यहां पर गर्मी वाली जो फसलें हैं यानी उष्ण कटिबंधीय जो फसलें हैं वो बोई जाती है खरीफ के अंदर। उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म क्षेत्र वाली फसलें, तो इस टाइम गर्मी है तो उष्ण कटिबंधीय फसलें बोई जाती है। कौन सी है? जैसे चावल, कपास, बाजरा, मक्का, जवार और अरहर। आपको ये उदाहरण भी याद रखने हैं। चावल, कपास, बाजरा, मक्का, जवार, अरहर जो दालें हैं जिसे तूर भी कहा जाता है, ये किस सीजन की फसलें हैं? ये खरीफ सीजन की फसलें हैं। इसी प्रकार से बात करें अब रबी की, तो ये कब बोई जाती है? जब सर्दी स्टार्ट होती है उस टाइम बोई जाती है, और गर्मी आती है तब तक इसको काट लिया जाता है, यानी लगभग अक्टूबर नवंबर के महीने में इस फसल को बोया जाता है, और मार्च अप्रैल के अंदर इस फसल को काट लिया जाता है, पककर तैयार है वो हो जाती है, क्योंकि इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, ये कम गर्मी का टाइम है। यानी आप शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध वाली जो फसलें हैं उनकी बात कर सकते हो, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, तोरई हो गई, सरसों, जो ये किस सीजन की फसलें हैं? ये रबी सीजन की फसलें हैं। गेहूं, चना, तोरई, सरसों और जो ये रबी के टाइम फसलें हैं वो बोई जाती हैं। सीधी सी बात है, मोस्टली सर्दी के टाइम की बात होगी जब टेम्परेचर है वो कम होता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तब खरीफ की फसलें, टेम्परेचर कम होता है तब रबी की फसलें हैं वो बोई जाती हैं। आपको उदाहरण भी ध्यान रखने हैं, यानी प्रमुख फसलें। अब कई इलाकों के अंदर जहां सिंचाई की सुविधा मिल जाती है, किसान लोग एक तीसरी फसल भी ले लेते हैं जिसको कहा जाता है जायद फसल कहा जाता है। जायद फसल जो लगभग गर्मियों में ही बोई जाती है, अप्रैल से जून, अप्रैल मई जून के लगभग 2.5-3 महीनों में ये फसल है वो ले ली जाती है, जिसके अंदर वनस्पति यानी पेड़ पौधे हो गए, यानी चारागाह पशुओं के लिए जो चारा हम बोते हैं वो चीजें आ गई, सब्जियां आ गई, फल फ्रूट वगैरह, इन प्रकार की खेती है वो जायद फसलों के अंदर आती है। हाँ, ये है भी जायद फसलें, ये नहीं है भी पूरे भारत के अंदर ही होती है और सभी किसान लेते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं। जो कि थोड़ा सा समझ
वाले कहे जो किसान होते हैं वो 3 प्रकार की फसलें हैं वो एक साल के अंदर ले लेते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, टॉपिक बहुत आसान है, आप सबको अच्छे से पता है, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन पड़ा है ना, खरीफ, रबी और ये जायद वाली जो बातें हैं, इस सीजन का संबंध उत्तरी भारत से है, उत्तरी भारत से है। हम दक्षिणी भारत की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, उत्तरी भारत के अंदर ही मोस्टली हम पढ़ते हैं भी हाँ फसल ऋतुएं 3 हैं, तो इसका मतलब हम उत्तरी भारत के संदर्भ में ही इन तथ्यों को समझ रहे हैं। भी दक्षिणी भारत को हम यहां शामिल क्यों नहीं करें, क्योंकि दक्षिणी भारत एक समुद्र तटीय जो इलाका है, प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, वहां का जो टेम्परेचर है वो लगभग सेम रहता है। और किस प्रकार का, उष्ण टेम्परेचर, तो उष्ण जलवायु वाली जो फसलें हैं वो दक्षिणी भारत में कभी भी उगाई जा सकती है, बस नमी की जरूरत है, यानी पानी उपलब्ध होना चाहिए। तो अगर दक्षिणी भारत के राज्यों में पानी उपलब्धता जिन क्षेत्रों में है वहां पर एक ही प्रकार की फसल है, वो तीनों सीजन के अंदर बोई जा सकती है। जैसे चावल, दक्षिणी भारत में चावल खरीफ के टाइम भी बोया जा सकता है, रबी के टाइम भी बोया जा सकता है और जायद के टाइम भी बोया जा सकता है। क्यों बोया जा सकता है भाई, क्योंकि टेम्परेचर लगभग समान रहता है और जहां पानी मिल जाता है वहां चावल लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार दक्षिणी भारत के अंदर किसान हैं वो एक वर्ष में 2 या 3 फसलें हैं प्राप्त कर सकते हैं, एक ही प्रकार की 2 या 3 फसलें हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दक्षिणी भारत में जैसे चाहे आप चावल की बात करें, मक्का रागी और ये सारी फसलें तीनों ही टाइम पीरियड में आपको मिल जाती है। तो विशेष ध्यान तो हमें इसका मतलब उत्तरी भारत के लिए रखना है। दक्षिणी भारत के लिए तो केवल इतना ध्यान रखना है भी वहां साल भर एक ही फसल तीनों सीजन के अंदर क्यों बोई जा सकती है, क्योंकि टेम्परेचर समान रहता है, इसलिए इस वजह से वहां एक ही प्रकार की फसल कई बार ली जा सकती है एक एग्रीकल्चर ईयर के अंदर। तो इसका मतलब समझ में आ गई भारत की सारी फसल ऋतुएं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है भाई। चलिए साहब, अब एक क्लासिफिकेशन आपको और समझना है और यहीं पर सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं कृषि के प्रकार की और किस आधार पर, आर्द्रता के उपलब्ध स्रोत के आधार पर। नमी, आर्द्रता किसको बोलते हैं, नमी को, पानी जहां उपलब्ध हो जाए कम या ज्यादा। आर्द्रता नमी के प्राप्त स्रोत के आधार पर एग्रीकल्चर के 2 प्रकार हैं। एक को कहा जाता है सिंचाई कृषि या सिंचित कृषि कहते हैं, और दूसरी होती है वर्षा निर्भर कृषि जो बारिश के ऊपर निर्भर करती है, जिसे हम बारानी कृषि भी कहा जाता है। तो आर्द्रता के स्रोत के आधार पर एग्रीकल्चर के 2 प्रकार, एक सिंचाई कृषि और दूसरा बारिश के ऊपर डिपेंड रहने वाली बारानी कृषि की बात करते हैं। अब बात करें सिंचाई कृषि की, तो सिंचाई का आपका उद्देश्य क्या है, इसके आधार पर भी यह सिंचाई कृषि 2 प्रकार की है। एक है रक्षित सिंचाई कृषि और दूसरी है उत्पादक सिंचाई कृषि। एक तो सिर्फ फसलों की रक्षा के लिए है, भी वो यार जल नहीं जाए, खराब नहीं हो जाए, और दूसरी का है उत्पादक, प्रोडक्शन बढ़ाने के उद्देश्य से जो सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई कृषि के भी 2 प्रकार हो गए उनके उद्देश्यों के आधार पर, रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि। वहीं बात करें वर्षा निर्भर कृषि की, तो ये भी 2 प्रकार की है। एक तो है शुष्क भूमि कृषि और दूसरी है आर्द्र भूमि कृषि। जहां पर पानी कम है शुष्क कृषि, ड्राई एग्रीकल्चर, और जहां पर पानी ज्यादा है यानी आर्द्र भूमि वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो खेती होगी वो आर्द्र भूमि कृषि हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके 4 कृषि के प्रकार आगे, 2 सिंचित कृषि से जुड़े हुए और 2 बारानी कृषि से जुड़े हुए। तो अब हम इन चारों के बारे में भी एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए उनकी बात भी कर लेते हैं जी। तो सबसे पहले बात करते हैं रक्षित सिंचाई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, नाम से स्पष्ट है,
रक्षित, रक्षा करनी है अपने खेत के अंदर जो फसलें बोई हुई है उनके लिए। तो आर्द्रता की, नमी की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए ये रक्षित सिंचाई कृषि की जाती है। जब बारिश नहीं हो रही, नमी की कमी हो रही है, तब हम सिंचाई करते हैं। वो सिंचाई आप नहरों से करें, नदियों से करें, तालाब से करें, कुओं से करें, अर्थात जो भी आपके पास फैसिलिटी उपलब्ध है उनसे हो जाती है। और इसमें जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है, इरिगेशन के विभिन्न साधनों द्वारा पूरा कर लिया जाता है। तो ये रक्षित सिंचाई की बात होगी। अब बात करें उत्पादक सिंचाई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है। यहां यानी खूब पानी फसलों को देना है ताकि उसका प्रोडक्शन भी बढ़ जाए। यहां पर क्या उद्देश्य है? बस उतना ही पानी देना ताकि वो खराब नहीं हो जाए। बस चाहे आप बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, फुहारा सिंचाई पद्धति, किसी का भी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि पानी आपके पास कितना उपलब्ध है उसके आधार पर। रक्षित सिंचाई कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास पानी कम है। जब उत्पादक सिंचाई यानी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास पानी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो इसलिए आप प्रोडक्शन बढ़ाने के उद्देश्य से ये सिंचाई है वो करते हो। और इसमें जल निवेश की जो मात्रा है, तो उत्पादक जो सिंचाई होती है इसके अंदर पानी का जो इस्तेमाल है वो रक्षित सिंचाई की तुलना में अधिक होता है। आप इजी भाषा में से लिख सकते हो भी उत्पादक सिंचाई में जल का इस्तेमाल है वो रक्षित सिंचाई की तुलना में अधिक होता है। तो नाम में ही सारा अर्थ है वो छुपा हुआ है, यही हमें जानना है। चलिए अगले दो प्रकार और जान लें बरानी कृषि वाले। तो पहला है शुष्क भूमि कृषि। ड्राई जो लैंड है वहां पर जो खेती होती है, यह कृषि उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर शुष्क भूमि कृषि की जाती है, अर्थात जहां 75 सेंटीमीटर, एक साल के अंदर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो वहां पर कौन सी फसल उगाएंगे? जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, जो उस शुष्कता को यानी ड्राई जो पन वहां पर है उसको सहन कर ले। शुष्कता को सहन करने वाली फसलें हैं वो इसमें उगाई जाती है, जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना और ग्वार की जो फसल है, इनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये क्या कहलाती है? शुष्क भूमि कृषि कहलाती है। और इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण यानी नमी को बचाने के लिए और वर्षा जल के पानी के उपयोग के लिए अनेक प्रकार की विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे आप बूंद बूंद सिंचाई की बात करें, फुहारा सिंचाई की बात करें, ड्रिप सिस्टम वाला जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि पानी बर्बाद नहीं हो जाए। तो शुष्क भूमि कृषि के अंदर कौन सी फसल बोते हैं? जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, वो बाजरा, मूंग, चना, ग्वार थोड़े पानी में ही हो जाते हैं। कई बार तो बेचारों पर एक बार बारिश होती है उसी में फसल हो जाती है। दूसरी है आर्द्र नमी वाली भूमि, यानी जहां पर्याप्त वर्षा जल है वो उपलब्ध है। यह कृषि उन क्षेत्रों में होती है जहां वर्षा जल पौधों की जरूरत से अधिक होता है। फसल को जितना पानी चाहिए उससे कहीं ज्यादा पानी किसान के पास उपलब्ध है, तो वहां आर्द्रता भूमि वाली कृषि है वो करेंगे। तो सीधी सी बात है, इन क्षेत्रों में पानी की अधिक आवश्यकता वाली फसलें उगाई जाती है। वो कौन सी हो सकती है? जैसे चावल, चावल को पानी चाहिए भी एनी टाइम। जूट है, गन्ना है, ये कौन सी है? आर्द्र भूमि वाली कृषि है। चावल, जूट, गन्ना इनको पानी ज्यादा चाहिए, तो इसलिए अधिक पानी वाले क्षेत्रों के अंदर ही इस प्रकार की फसलें बोई जाती है। और जब जहां बारिश ज्यादा होती है, पानी ज्यादा होता है, तो कई बार पता है ना आपको, उन क्षेत्रों में बाढ़ भी आ जाती है और मृदा अपरदन की समस्या भी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि तेज बारिश के साथ मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो उसे मृदा अपरदन कहा जाता है। बाढ़ आती है तो खेतों को, मकान को, हर चीज को नुकसान है वो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आज की अपनी इस वीडियो क्लास में हम
आपने साझा संपत्ति संसाधन, भू संसाधनों का क्या महत्व है वो पढ़ लिया। कृषि जो प्रौद्योगिकी है जिसके तहत से हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उनकी 2 तकनीकों की हमने बात कर ली। साथ में भारत में जो फसलें ऋतुएं हैं उनको जान लिया, और आर्द्रता के आधार पर कृषि के जो 2 प्रकार हैं और दोनों के आगे 2-2 सब डिवीजन और भी है, यानी 4 वो फसलें भी हमने अच्छे से जान ली। अब आप कमेंट जरूर कीजिएगा, भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब आपके प्रश्न की बारी है, और प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है भी सिंचित कृषि के कितने प्रकार हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगले वीडियो क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे प्रमुख फसलों को लेकर, क्योंकि बहुत प्रकार की फसलें हैं वो आपके सिलेबस में हैं, अच्छे से उनको भी हम तैयार है वो कर लेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।